हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने लवण के बारे में पढ़ा था कि लवण कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे बनते हैं। और अगर आपको लवण का फॉर्मूला पता है तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि किस अम्ल और किस क्षारक के बीच अभिक्रिया से उन लवणों का निर्माण हुआ है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो एक बहुत ही साधारण लवण है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, वो किस तरह से अलग अलग पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कैसे वो उससे अलग अलग पदार्थ हम बना सकते हैं और वो पदार्थ जो भी उससे बनेंगे वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, अगर हमारी डेली लाइफ में हम उनको यूज़ नहीं करते हैं तो वो फैक्ट्रीज में काम आते हैं किसी दूसरे पदार्थों का निर्माण करने के लिए। तो हम उस लवण को, जो सबसे साधारण लवण है जिसका हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम साधारण नमक कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साधारण नमक से हम कौन कौन से रसायन बना सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो हम घर में यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं है। वैसे सोडियम क्लोराइड को कहते हैं हम कॉमन साल्ट, ठीक है, या साधारण नमक। लेकिन जो हम घर में यूज़ करते हैं नमक, पैकेट में जो हम लेकर आते हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड के अलावा थोड़े से और भी लवण मिले हुए होते हैं, दूसरे लवण भी मिले होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होता है ना, वो सोडियम क्लोराइड का ही होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया होती है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो उससे क्या उत्पन्न होता है? सोडियम क्लोराइड। और इसका हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। और हम समझ चुके हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वो एक उदासीन लवण है। क्यों उदासीन लवण है? क्योंकि जिस क्षारक से ये बना वो प्रबल क्षारक है और जिस अम्ल से ये बना वो प्रबल अम्ल है। और हमने पढ़ा कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। इसलिए जो लवण हमें प्राप्त होता है वो उदासीन लवण होता है। ठीक है, समुद्री जल में, अब ये जो नमक है ना, हमें कहाँ से मिलता है? आप ये देखो, आपने सुना भी होगा शायद कि हमें समुद्र के पानी से मिलता है। जो लवण है, नमक है, वो हमें समुद्र के पानी से मिलता है। आपने सुना हुआ होगा कि समुद्र का पानी, आपको पता भी होगा कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, पीने लायक नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो खारा क्यों है, पीने लायक क्यों नहीं है? क्योंकि समुद्री जल में बहुत सारे लवण घुले हुए होते हैं, जिसके कारण वो खारा हो जाता है और वो पीने लायक नहीं रहता। क्योंकि इतने लवण उसमें होते हैं कि अगर हम उसको पी लेंगे, अगर हमने उसको पी लिया, थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा क्या, आप उसको काफ़ी उसकी मात्रा ले लेते हो, पीने के लिए यूज़ कर लेते हो, तो हमारी बॉडी का जो हमारा जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो काफ़ी बढ़ सकता है। और उससे जो हमारी मतलब हमारी बॉडी में काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं उसके कारण, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण, जो कि समुद्री जल को पीने से होता है। इसलिए समुद्री जल काफ़ी खारा होने के कारण पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लवण घुले हुए होते हैं। और इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। समुद्री जल में बहुत सारे लवण हैं और उनमें से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। मतलब ठोस लवण मतलब ठोस अवस्था में, नमक ठोस अवस्था में ही होता है ना। विश्व के कई सारे भागों में जहाँ पर समुद्र हैं, वहाँ पर ठोस लवण में बन जाता है अपने आप। कैसे बनता है वो बनता है, या तो जैसे समुद्र के पानी से अगर बन रहा है तो समुद्र का पानी उड़ गया अगर वाष्प बन के, ठीक है। मान लो इसको कैसे बना सकते हैं, समुद्र के पास मान लो अगर हम गड्ढे कर दें, ठीक है, तो जब एक लहर आएगी तो लहर के साथ पानी आ जाएगा उस गड्ढे में, गड्ढे भर जाएंगे पानी से। और जब उन गड्ढों के अंदर से पानी जो है वो धूप पड़ने पर उड़ेगा, तो पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन नमक तो नहीं उड़ेगा। इसलिए जब सारा पानी उड़ जाएगा तो नीचे क्या बचेगा? ठोस लवण बचेगा। ठीक है, ये जो लवण है ये अधिकतर बड़े आकार के क्रिस्टल का मिलता है। जो इनके दाने होते हैं ना, कण होते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और ये अपद्रव्यों के कारण, अपद्रव्य मतलब बहुत सारी अशुद्धियाँ, जैसे मिट्टी हो गई या कोई दूसरे लवण हो गए या कुछ और हो गया, कई सारी अशुद्धियाँ मिलने के कारण ये ज़्यादातर भूरे रंग का होता है। समुद्री जल से जब ये बनता है ना, तो ये भूरे रंग का होता है ज़्यादातर, और इसे हम खनिज नमक कहते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो समुद्री जल से मिलता है वो भूरे रंग का होता है, तो हम उसको खनिज नमक कहते हैं। और खनिज नमक कैसे बने ये भी देखो आप। खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ, युगों के, युग मतलब बहुत लंबा समय, युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया, समुद्र का कोई एक हिस्सा ही सूख गया, ठीक है, समुद्र के किसी एक हिस्से से पानी सारा उड़ गया, ठीक है, और इस खनिज नमक का निर्माण हुआ। जैसे आपने सुना ना, कोयले की खान होती है, कोयला ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, कहीं पर मिलता है ना किसी जगह पर, तो वो बोलते हैं कोयले की खान या खदान, ठीक है, तो वहाँ से कोयला निकाला जाता है। जो ये है खनिज नमक, ये भी कोयले की खान में से ही निकाला जाता है। कोयले की खान की तरह से इसका भी खनन किया जाता है। ये खनिज नमक भी इसी तरह से ही, जैसे कोयला निकाला जाता है खान से, वैसे ही इसकी भी खान टाइप बन जाती हैं और वहाँ से ये निकाला जाता है, इसका खनन किया जाता है, ठीक है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में एसएसटी में पढ़ा भी होगा और आपने काफ़ी सुना भी होगा, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि साधारण नमक जो है वो रसायनों का कच्चा पदार्थ कैसे है। एक एक करके हम पढ़ेंगे कि साधारण नमक से कौन कौन से पदार्थ, कौन कौन से रासायनिक पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, और वो रासायनिक पदार्थ जो साधारण नमक से मिलेंगे वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, किस तरह से वो हमारे लिए लाभदायक हैं, हम उनका कहाँ उपयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन के, दैनिक उपयोग के कई पदार्थ, आप देखो कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं हमें साधारण नमक से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने के लिए होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी इसी से ही बनता है। वॉशिंग सोडा यानी कि कपड़े धोने वाला सोडा भी नमक से ही बनता है, साधारण नमक से। विरंजक चूर्ण जो है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, ठीक है, कलर वगैरह हटाने के लिए यूज़ होता है ये भी साधारण नमक से ही मिलता है। ये सभी हम देखेंगे साधारण नमक से कैसे प्राप्त किए जाते हैं, और इन सब के हम उपयोग भी पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ हमारे लिए लाभदायक हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त होता है हमें साधारण नमक से। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। बाकी जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से प्राप्त किया जाता है सोडियम क्लोराइड से, साधारण नमक से, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, आपको ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। क्लोर क्षार क्या है, ये क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, क्या है क्लोर क्षार प्रक्रिया, आप देखो इसको। क्लोर क्षार प्रक्रिया है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, मतलब साधारण नमक को जल में घोल लिया, ठीक है, और उसमें से विद्युत प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत गुजारते हैं जब उसमें से, तो ये सोडियम क्लोराइड यानी कि खनिज नमक वियोजित हो जाता है, और वियोजित होकर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और साथ में क्लोरीन बनाता है, क्लोरीन गैस, ठीक है। इसलिए इसका नाम है क्लोर क्षार। क्यों नाम हुआ इसका, ये यहाँ पर तो सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है ना, आप इसकी अभिक्रिया देखो, ये अभिक्रिया आप देख रहे हो यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, इसका जलीय विलयन, उसमें से जब विद्युत धारा गुजारी जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन मिलती है, हाइड्रोजन भी मिलती है, क्लोरीन मिलती है। तो क्लोरीन जो है यहाँ से तो आया क्लोर, ठीक है, और NaOH क्या है, NaOH क्षारक है, लेकिन ये क्षारक जल में घुलनशील है, और जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं क्षार। इसलिए क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है वो उत्पन्न होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया या प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्लोरीन जो कि क्लोर बनाती है शब्द, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, ये बनते हैं, इसलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो अगर आपका आता है पेपर में क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है और इसका रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको इसके लिए ये पूरी यहाँ से परिभाषा है इसकी, ये लिखनी है सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। और रासायनिक समीकरण क्या है इसका, ये है, ठीक है।
अब जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। ये देखो इस तरह से इसका चित्र दिखाया हुआ है। ये है इसका क्लोर क्षार अभिक्रिया के लिए जो हमें उपकरण चाहिए होता है ना, किस तरह से हमने सारा सेट करना है। सेटअप लगाते हैं ना, जैसे कोई प्रोग्राम करना है तो एक सेटअप होता है उसका। तो यहाँ जब हमें ये प्रक्रिया करवानी होती है समुद्री नमक से, या हम कहेंगे कि खनिज नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना होता है, तो हम इस तरह से सारे उपकरण को सेट करते हैं। उसमें एक ये बड़ा, ये जो आपको ये दिखाया हुआ है, ये एक बड़ा सा बर्तन होता है। ठीक है, और इसमें इधर से नमक का घोल डाला जाता है। नमक का घोल मतलब नमक का जल में घोल। ठीक है, नमक का जल में घोल यहाँ से डाला जाता है इस तरफ से, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रोड लगाई गई हैं। एक इलेक्ट्रोड, अच्छा ये है क्या, बिजली, यहाँ से बिजली आती है, यहाँ से विद्युत आती है। ठीक है, तो जो इसके धन भाग के साथ जुड़ी हुई है जो इलेक्ट्रोड, उसको तो बोलते हैं एनोड, और जो इसके ऋण वाले भाग के साथ मिली है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बनती है, ये देखो आप, क्लोरीन बनती है, और यहाँ पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। ये मैं आपको एक बार अच्छे से बताती हूँ कि ये हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे इन्होंने बताया हुआ है, आप अगर वैसा नहीं भी बनाओगे डायग्राम तो भी चलेगा, आपको यहाँ पर सिर्फ समझना है। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिया, यानी कि सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको बिजली दे रहे हो, विद्युत, इसमें से विद्युत धारा गुजार रहे हो। विद्युत धारा गुजारते हैं, वैसे तो हम प्लग ही लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा अगर हम सेल लगा देते हैं इस तरह से, तो ना हम सेल दिखाते हैं, ये एक सेल दिखा रहा है। सेल का आपको पता है, अगर आप एक सेल उठाकर देखोगे जो आप घड़ी में लगाते हो, उसमें एक तरफ जो है, जैसे ये अगर सेल है हमारा, तो इसमें एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो लंबे वाली लाइन है वो तो प्लस को दिखाती है और छोटे वाली लाइन माइनस को दिखाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर अगर 2 या 2 से अधिक सेल लगा दिए तो उसको बोलते हैं बैटरी। लेकिन असल में ना तो हम यहाँ पर सेल का प्रयोग करते हैं, ना ही हम यहाँ पर बैटरी का प्रयोग करते हैं। हम थोड़ी ज़्यादा विद्युत धारा, या अगर बैटरी का प्रयोग कर भी रहे हैं ना, तो 2 सेल वाली नहीं होती है, वो बड़ी बैटरी होती है। तो वो बैटरी हम लगाते हैं, और उससे विद्युत धारा जो आती है, तो यहाँ पर हमने 2 छड़ लगाई हैं। ठीक है, जो ये दोनों छड़ जो हैं ये इलेक्ट्रोड बोला जाता है इनको, इन 2 को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और अगर ये इलेक्ट्रोड, ये वाला जो धन हिस्सा है ये इसका, इससे जो जुड़ी हुई है उसको तो बोलते हैं एनोड। जो धन टर्मिनल से जुड़ी हुई है बैटरी के वो तो है एनोड, और जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है वो है कैथोड। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या होता है, अभिक्रिया होती है, जो सोडियम क्लोराइड है और जल है इसका विघटन होता है। जब ये विद्युत धारा गुजारी जाती है ना, तो इन दोनों का विघटन होता है। विघटन होने से क्या है कि जो क्लोरीन है वो यहाँ से अलग हो गई और यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गई। ठीक है, सिर्फ H निकलेगा यहाँ से, H2O है ना, H यहाँ से निकल गया और यहाँ से एक क्लोरीन निकल गई। तो ऐसे ही 2 क्लोरीन आपस में मिलकर Cl2 का निर्माण करती हैं। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन मिलकर H2 का निर्माण करते हैं। तो बचा क्या इस घोल में, इस घोल में बचा Na, यहाँ से Na बचा और यहाँ से बचा OH, क्योंकि मैंने आपको कहा है H2O में से एक H निकालेंगे हम, और बचा OH। तो क्या बन गया ये NaOH। तो यहाँ पर घोल में ये तो गैस बनेंगी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, सॉरी क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये दोनों गैस है इसलिए गैस तो निकल जाएंगी। ठीक है, एनोड पर क्लोरीन गैस, ये अच्छा आपने ध्यान रखना है, ये मैंने उसमें नहीं बताया आपको, चित्र अभी जो दोबारा बनाया था। एनोड जो कि धन टर्मिनल से जुड़ी हुई है वो एनोड है। एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है, और जो ऋण टर्मिनल से जुड़ी हुई है वो है कैथोड, और उस पर हाइड्रोजन गैस बनती है। और जो हमारा विलयन है नीचे
वो लगातार यूज़ होता रहता है, लेकिन उसमें बचता क्या है, उसमें बचते हैं सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, जो मिलकर NaOH का निर्माण करते हैं। हमें यहाँ से NaOH का घोल मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर देखो, हमने किससे स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ तो हमें 2 और चीज़ मिल रही हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें क्लोरीन गैस भी मिल रही है और हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है। तो हमारे लिए सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ वही हमारे काम नहीं आता, हमारे काम हाइड्रोजन गैस भी आती है और क्लोरीन गैस भी आती है। ये दोनों गैस भी हमारे काम आती हैं। तो ये क्या काम आती हैं, ये आप देखो, इस चित्र में सारा बताया हुआ है। इसको अगर आप अच्छे से देखोगे तो देखो, ये क्लोरीन गैस, ये किस काम आती है, जल की स्वच्छता। जल की स्वच्छता, जल की स्वच्छता मतलब कि जो क्लोरीन गैस है वो जल की सफाई करने के लिए ये रोगाणुनाशक की तरह से काम करती है। तो 2-3 पॉइंट्स हैं, ये दोनों एक जैसे ही हैं, इनको आप एक साथ ही समझ सकते हो, रोगाणुनाशक, जल की स्वच्छता और स्विमिंग पूल। ठीक है, जल की स्वच्छता कैसे करती है ये, कि आपने सुना होगा कि क्लोरीन गैस गुजारी जाती है जल को साफ करने के लिए। क्लोरीन गैस क्या करती है, क्लोरीन गैस जल में उपस्थित कीटाणुओं को मारती है, रोग फैलाने वाले जो कीटाणु होते हैं उनको मारती है। और रोग फैलाने वाले जो कीटाणु हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको रोगाणु बोलते हैं, इसलिए ये एक रोगाणुनाशक भी है। ठीक है, और स्विमिंग पूल में क्यों डाली जाती है, स्विमिंग पूल में भी ये इसलिए डाली जाती है क्योंकि एक रोगाणुनाशक है। वहाँ पर काफ़ी लोग तैरते हैं, तैराकी करते हैं, तो उन सब की बॉडी पर कुछ ना कुछ कीटाणु होते हैं और वो कीटाणु पानी में रह जाते हैं। तो उन कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए उसमें से क्लोरीन गैस गुजारी जाती है। फिर है PVC। PVC क्या है, आपने देखा होगा कि घरों में जब बिजली की तारें डलती हैं ना, वो पाइप में डलती हैं, क्रीम कलर का पाइप होता है। ठीक है, तो उसमें वो डलती हैं। वो जो पाइप हैं उन पर लिखा भी रहता है PVC। PVC एक पदार्थ होता है, उसको बनाने के लिए क्लोरीन का प्रयोग होता है। तो और उस PVC पदार्थ से वो पाइप बनते हैं। और है CFC। CFC क्या होते हैं, फुल फॉर्म है इसकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। PVC की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर आपको याद करनी है, अभी ज़रूरी नहीं है वैसे PVC की फुल फॉर्म तो, लेकिन CFC तो आप पढ़ोगे भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत के अंदर जो छेद हो रहा है उसके लिए उसका कारण है ये CFC। ठीक है, वो CFC के कारण नहीं होता। तो आजकल CFC का जो उत्पादन है वो कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी जगहों पर यूज़ होता है। तो वो क्लोरीन से बनाए जाते हैं और ये कीटनाशक की तरह से भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो किस काम आती है। हाइड्रोजन गैस काम आती है ईंधन के लिए, रॉकेट फ्यूल की तरह से यूज़ होती है। रॉकेट जो जाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, तो ईंधन की तरह से काम आती है ये। मार्गरीन, आप सिर्फ अभी इसको याद कर सकते हो, मार्गरीन के लिए यूज़ होती है और खाद बनाने के लिए यूज़ होती है। क्योंकि कैसे यूज़ होती है ये, असल में खाद बनाने के लिए यूज़ होती है अमोनिया, लेकिन अमोनिया को बनाने के लिए क्या यूज़ होता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के उपयोग हैं। अब हम करते हैं हमारा जो मेन पदार्थ जिसके लिए हमने ये पढ़ा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये सभी प्रयोग हैं, आपको ये याद करने हैं, हाइड्रोजन का उपयोग भी, क्लोरीन का भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी। धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, धातुओं के ऊपर ग्रीस लग जाती है अगर, तो उसको हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्षारक है और क्षारक चिकने होते हैं, साबुन की तरह से होते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने के लिए भी होता है। तो अगर ये चिकने हैं तो इनको ग्रीस हटाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, अपमार्जक बनाने के लिए। अपमार्जक होते हैं डिटर्जेंट पाउडर जो हम घरों में यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए। साबुन भी यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर भी यूज़ करते हैं, और डिटर्जेंट पाउडर को अपमार्जक भी कहते हैं। और भी अपमार्जक होते हैं, सिर्फ वो डिटर्जेंट पाउडर ही नहीं होता, सफाई करने के लिए जो पाउडर यूज़ होते हैं, कागज़ बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, कृत्रिम रेशे बनाने के लिए। ठीक है, रेशा मतलब धागा, कृत्रिम रेशे बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये है कि कैसे सोडियम क्लोराइड से, यानी कि साधारण नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इसमें हमने क्लोर क्षार प्रक्रिया भी पढ़ी है और हमने ये भी पढ़ा कि इसका समीकरण क्या है,
इसमें क्लोर क्षार प्रक्रिया से जो भी उत्पाद हमें मिलते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उन सब के क्या प्रयोग हैं, किस लिए वो यूज़ किए जाते हैं। और ये भी आपने समझा कि ये इसके लिए किस तरह का उपकरण इस प्रक्रिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसको अच्छे से करना। थैंक यू।